वुहान शहर में बुखार लगाने के बाद मैं चीन से बाहर निकली। पहले यूरोप में धावा बोला, वहाँ तहलका मचाया। शुरुआत में तो लोग डरे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ के लोग तो जैसा हम समझते थे उससे भी ज़्यादा अनपढ़ निकले। मुझे हैरानी हुई उस समय जब वहाँ के लोगों को मैंने देखा, लेकिन वो अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा भी सहनशील नहीं थे, फ़िक्रमंद नहीं थे। उन्होंने विरोध किया और इस विरोध का मैंने फ़ायदा उठाया। जो गाइडलाइन वहाँ की सरकार ने जारी की उनका लोगों ने पालन नहीं किया और मुझे मौका मिला। मैं फैलती चली गई और यूरोप के बहुत सारे देशों में मैंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। धीरे धीरे मेरे कदम इंग्लैंड की तरफ बढ़े और उसके बाद अमेरिका। इंग्लैंड में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र नहीं आए। विरोध था, अफवाहें थीं और सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा कोई इलाज नहीं था। मैं तो स्वच्छंद भाव से बहती रही, लोगों को संक्रमित करती रही और तब जाके पता चला कि इंग्लैंड जैसा देश जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, आज अकेला पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया को उसकी कोई चिंता नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, साधन नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। और हैरानी तो मुझे तब हुई जब अमेरिका में जाकर मैंने देखा कि वहाँ के लोग तो बहुत ही असंवेदनशील हैं। अपनी सरकार के प्रति उनका कोई दायित्व नज़र मुझे नहीं आया। सरकार कहती रही लेकिन लोग अपने में मस्त रहे। मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला, क्योंकि वहाँ की चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई थीं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, दवाइयाँ नहीं थीं और जैसा मैंने पहले बताया कि डॉक्टर्स के पास मेरा कोई इलाज ही नहीं था। और फिर सारी दुनिया में कहर बरपाने के बाद मैं हिंदुस्तान पहुंची। 30 जनवरी 2020 को सीधे वुहान से मैंने केरल राज्य में लैंड किया और वहाँ बहुत सारे पॉजिटिव मामले पाए जाने लगे। सरकार ने मेरे इस संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब देखा कि सारी दुनिया मेरे से त्रस्त है तो 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की गई। ये अजीब संयोग था कि हिंदुस्तान आने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मानो मैं अपने बहुत पुराने घर में आ गई हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद कमोवेश स्थिति वही थी कि लोग सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। हालांकि लॉकडाउन के बीच कोई घर से नहीं निकला, लोग घरों में रहे। जो विदेशों से आ रहे थे वो क्वारंटाइन किए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गलत पता देकर या गलत जगह पर पहुंचकर चुपचाप रह रहे थे। ये मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मुझे तो फैलना था और मैं फैलती चली गई। भारत में मुझे बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिले। लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको यहाँ के लोग मज़दूर वर्ग कहते हैं, वो अपने अपने काम छोड़कर अपने गांव की तरफ पैदल निकल पड़ा। ये देखकर मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे तो फैलना था और मैं फैलती चली गई। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। लोग आपस में घुल मिल रहे थे, मास्क कम लगा रहे थे। जो सोशल डिस्टेंसिंग का मापदंड रखा गया था उसको किसी ने नहीं अपनाया और फिर एक बार मेरा फैलाव शुरू हो गया। लेकिन इस बीच सारी दुनिया में जब उपचार ढूंढा जा रहा था
तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में मेरा उपचार उन्हें मिल गया। और एलोपैथी का डंका बजाने वाले देश अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें करता है, यूरोप जो बड़े बड़े मंसूबे दिखाता है, इंग्लैंड जो अपने आप को कभी ग्रेट इंग्लैंड कहा करता था, ग्रेट ब्रिटेन कहा करता था, उनकी एलोपैथी धराशायी थी। और आखिर में सारी दुनिया को हिंदुस्तान के सामने सिर झुकाना पड़ा और आयुर्वेद पद्धति के बाद एक उपचार शुरू हुआ और देखते ही देखते सारी दुनिया में आयुर्वेद का उपचार फैल गया। हालांकि चीन में इस पद्धति को नहीं अपनाया और जहां मेरा जन्म हुआ चीन में, वुहान में, और वहां मैंने करोड़ों की संख्या में लोगों को चैन की नींद सुला दिया। हालांकि चीन झूठ बोलता रहा, संख्या कम बताता रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा ही जनक मेरे ही बारे में अफवाहें फैला रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था। हिंदुस्तान में मैं रच बस गई थी, लेकिन जैसे ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे थोड़ा बेचैनी होनी शुरू हुई। होली आई, दिवाली आई, दशहरा आया और तमाम त्यौहार आए, लेकिन मुझे लगा कि अब यहाँ रहना मेरा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के धर्मांध लोग जब किसी धार्मिक उत्सव में जुटते हैं तो वह बेखौफ होकर जुटते हैं। न उनके मुंह पर मास्क होता है, न सोशल डिस्टेंसिंग होती है। हालांकि मुझे इसका फ़ायदा मिलता है, पर धर्मांध लोगों के सामने मुझे लगा कि मेरा कोई वजूद नहीं है और धीरे धीरे मैं सिमटती चली गई। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें थीं, शोध थे, रिसर्च थी, पेपर्स थे। एक दिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब किसी ने लिखा कि आयुर्वेद में कोरोना वायरस को, यानी मेरे नाम को, प्राचीन काल में जनपदो ध्वंस कहा गया था। और शोधकर्ताओं ने यहाँ तक लिखा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने में मेरी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। मेरे आँखों में आंसू आ गए। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी लिखा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल में भी मैं चीन से ही आई थी। हिंदुस्तान में मेरा तजुर्बा बिल्कुल अलग था। यहाँ के शाकाहारी लोग ताज़ा सब्जियों को भी कई बार धोकर खाते हैं, अच्छी तरह से पकाते हैं, और मुझे समूल नष्ट करने में हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उसमें सरकार का क्या रोल रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम जनता ने अपने तरीके से, अपने उपचारों से, देसी उपचारों से मुझे अपने पास भटकने नहीं दिया। इसके लिए मैं हिंदुस्तान की जनता को शाबाशी देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की जनता हर संकट से उबरना जानती है, जबकि दुनिया के बाकी मुल्क केवल अपनी रौबदारी में जीते हैं। उनको जीवन के सिद्धांत नहीं मालूम। उनको ये नहीं मालूम कि अगर संकट आ जाए तो किस तरह से निपटा जाए। लेकिन हिंदुस्तान में मैंने देखा कि यहाँ के लोग कष्ट आने पर भी बहुत संवेदनशील होते हैं, सहनशील होते हैं, और अपने संकट का निवारण भी अपनी तरह से ही करते हैं। आगे मेरा वजूद क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने कई बार चीन में कहर ढाया, क्योंकि जन्म तो मेरा वही हुआ था, लालन पालन भी वही हुआ था। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि मैं अपने जनक की अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि चीन की इच्छा थी
कि वो पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करे, लेकिन वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो सकी। आयुर्वेद रूपी रावण ने मेरा सत्यानाश कर दिया। आज मैं हिंदुस्तान से जा रही हूँ, कल सारी दुनिया से विदा हो जाऊंगी और शायद फिर एक बार चीन में अपना कहर ढाऊंगी। महामारी बनकर